नमो बुद्धाय। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के मैंने कई और वीडियो भी बनाए हैं, वो आपने देखे होंगे। उसी उसी कड़ी में एक नया मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और जिनको बिसरा दिया गया, हमारे बहुजन समाज के लीडर थे, नेता थे, वो अपने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। और वो क्या कर सके ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो हमारे बहुजन समाज के नेता थे। और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर के आया हूँ। और आप बाबूजी इस नाम से उनको पहचाना जाता है। उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, और वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी जन्मभूमि बिहार थी। बिहार ने हमें कई बड़े-बड़े बहुजन समाज के महापुरुष दिए हैं। उनमें जगजीवन राम, बीपी मंडल के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। तो के बारे में पूरी जानकारी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब। जगजीवन राम जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा और वंचितों के वर्ग के हिमायती और उत्कृष्ट सांसद थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को चंदवा, बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा का आरंभ आरा शहर से शुरू किया, और वहाँ उन्हें बहुत अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें अनटचेबल या अछूत माना जाता था, जिसके चलते उन्हें एक अलग बर्तन में पानी पीना पड़ता था। बाबू जगजीवन राम ने उस घड़े को, जिस जो अलग से रखा जाता था उनके लिए, उनके जैसे अछूत बच्चों के लिए, इसको तोड़कर इसका विरोध किया था। इसके बाद प्रधानाचार्य को स्कूल में अछूतों के लिए अलग से रखे गए पानी के पीने के बर्तन को हटाना पड़ा था। वर्ष 1925 में जगजीवन राम पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले, और वह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बाद में मालवीय जी के आमंत्रण पर वे बीएचयू गए, और विश्वविद्यालय में जगजीवन राम को भेदभाव का वहाँ भी सामना करना पड़ा। इस घटना ने उन्हें समाज के एक वर्ग के साथ इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह के अन्याय के विरोध में उन्होंने अनुसूचित जातियों को संगठित किया, और बीएचयू में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने वर्ष 1931 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। जगजीवन राम ने कई बार रविदास सम्मेलन को आयोजित कर कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु रविदास जयंती मनाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1931 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने 1934 और 35 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की नींव रखने में अहम योगदान दिया था। यह संगठन छूतों को समानता का अधिकार दिलाने हेतु समर्पित था। वह सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के लिए समान अधिकारों के प्रणेता थे। वर्ष 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पानी पीने के जो कुएं और मंदिर अछूतों के लिए खुले रखे जाएं। वर्ष 1935 में बाबूजी रांची में हेमोड आयोग के समक्ष भी उपस्थित थे, और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और उससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के लिए 1940 के दशक में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा था। बाबू जगजीवन राम वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने थे। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग का संचालन किया। इसके बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में संचार विभाग, परिवहन और रेलवे तथा परिवहन और संचार मंत्री के पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1967 से 70 के मध्य खाद्य और कृषि मंत्री के पदों का संचालन किया। इसके बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में संचार विभाग और परिवहन और रेलवे और परिवहन और संचार मंत्री के पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1970 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। हालांकि उन्होंने आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया, किंतु वर्ष 1977 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1936 से 86 तक 40 वर्ष तक संसद में उनका निर्बाध प्रतिनिधित्व एक विश्व रिकॉर्ड बना। उनके पास भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक
सेवारत कैबिनेट मंत्री है जो 30 साल तक रहे, उसका रिकॉर्ड था। उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में हो गई थी। उनके दाह संस्कार स्थान को समता स्थल या समानता स्थल का नाम दिया गया। उनकी जयंती को समरस दिवस या समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों उनके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया गया था। हालांकि वो कायदे से उनको बनना चाहिए। बताया जाता है मोरारजी देसाई को पीएम बनाए जाने से जगजीवन राम इतने नाराज हुए थे कि वह शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। बाद में जयप्रकाश नारायण के समझाने पर वो उप प्रधानमंत्री बने थे। उनके पास रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले से जगजीवन राम बहुत ही नाराज थे। इसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जगजीवन राम की पहचान भारतीय राजनीति में तब न सिर्फ एक बड़े दलित नेता के रूप में बल्कि एक सक्षम प्रशासक, अनुभवी राजनीतिक के रूप में भी थी। दोस्तों एक ऐसी घटना का सामना उन्हें करना पड़ा था जिसकी वजह से उनका राजनीतिक कैरियर तबाह हो गया था। जगजीवन राम 1977 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 1978 में दिल्ली में प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में उनके 46 वर्षीय बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ न्यूड तस्वीर छपी थी। इस घटना ने भारी राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि देश के उप प्रधानमंत्री का बेटा संभवतः देश के पहले सियासी सेक्स स्कैंडल में शामिल पाया गया था। उस तस्वीर में राम के बेटे के साथ एक कॉलेज की छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई गई थी। हालांकि बाद में सुरेश राम ने उस युवती से शादी भी कर ली थी, लेकिन तब तक जगजीवन राम को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। जिस पत्रिका में ये तस्वीर छपी थी उसका नाम सूर्या था। उस पत्रिका की संपादक उस समय मेनका गांधी थी और वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू थी। उस स्कैंडल की तस्वीरें जब पोलराइड कैमरे से ली गई थी, कई लोगों का मानना है कि जगजीवन राम के कैरियर के नाजुक मोड़ पर सामने आया। यह स्कैंडल उनके राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की कथित साजिश थी। कुछ ने तो यह भी अनुमान लगाया था कि उनकी ही अपनी ही पार्टी के कुछ राजनेताओं का इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था, ताकि जगजीवन राम का सियासी करियर खत्म किया जा सके। सेक्स स्कैंडल के वक्त खुशवंत सिंह उस पत्रिका के कंसल्टिंग एडिटर थे। बाद में उन्होंने कहा था कि पोलराइड कैमरे से जो खींची हुई तस्वीर एक बंद लिफाफे में उनके नेशनल हेराल्ड कार्यालय को भेजी गई थी। यह अखबार कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया और वह प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराने पर जनता पार्टी ने चुनावों में जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था, लेकिन उस चुनाव में इंदिरा ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना चूर चूर हो गया। तो दोस्तों ये था एक बड़े राजनेता जो हमारे दलित समाज के थे, बाबू जगजीवन राम। तो कैसा लगा इसमें आपको यह वीडियो? मैंने अधिकतर इनके मुख्य मुख्य जो उनके जीवन के अंश थे उनको मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और अगर वीडियो को आप अपने परिचितों और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, जिससे बाबू जगजीवन राम के जीवन से जुड़ी हुई जो अनजानी बातें हैं वो सभी के सामने आ सके, सभी उससे जानकार हो सकें, जागरूक हो सकें। तो दोस्तों विदा दीजिए इस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।